नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर्स को रिज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं इस लंबे गैप के लिए। एक्चुअली हम लोग यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स में उलझे हुए थे। उसके बाद कई सारे टॉपर इंटरव्यूज हमें करवाने थे, जिसके चलते हम यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी को रिज्यूम नहीं करवा पा रहे थे। कई सारे विद्यार्थी, कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ज्योग्राफी को जल्दी से रिज्यूम किया जाए, और अब मैंने अपने ऊपर ये वाली कमिटमेंट जो है वो ठान ली है कि 18 दिसंबर से पहले पहले क्लाइमेटोलॉजी के अंदर जितने भी लेक्चर्स बच गए हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से, और मैं इस कमिटमेंट को डेफिनेटली पूरा करूंगा। आज आपके सामने हम लोग पेश करने वाले हैं लेक्चर नंबर 19, जिसमें कि हम लोग समझेंगे एक बहुत ही बेहतरीन और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ जेट स्ट्रीम्स को। इनफैक्ट यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में, जिसमें कि मैं आपके साथ फ्रंट्स की डिस्कशन करने वाला हूं, ये दोनों के दोनों लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अगर आपको ज्योग्राफी के अंदर साइक्लोन्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको समझना है। जेट स्ट्रीम्स और फ्रंट्स दोनों एक तरीके से बैकग्राउंड बनते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि साइक्लोन्स किस तरीके से आते हैं, किस किस तरह के साइक्लोन्स होते हैं। ना केवल साइक्लोन्स बल्कि एंटी साइक्लोन्स को भी समझने के लिए हमें जेट स्ट्रीम्स और फ्रंट्स के टॉपिक को समझना काफी जरूरी है। एक चीज आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं जेट स्ट्रीम्स के टॉपिक को कवर कर रहा हूं विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनरल स्टडीज, यानी कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शनल के बच्चों के लिए ये वाली जानकारी काफी अधूरी है, बिकॉज जेट स्ट्रीम्स के केस में हमें ऑप्शनल में काफी ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है। किस किस तरह की जेट स्ट्रीम्स होती हैं, कौन सी टेम्पररी होती हैं, कौन सी परमानेंट होती हैं, वो सारी की सारी जानकारी हमें ऑप्शनल के केस में मिलती है, लेकिन जीएस में हमें उतनी गहराई में, उतनी डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की यदि आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए ये टेलीग्राम चैनल है, इसको डाउनलोड, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएंगी। इसके अलावा मुझसे कहीं और जुड़ना है या फिर अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो करना है तो ये मेरा हैंडल है, इसकी मदद आप लोग ले सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का जो एनुअल प्राइस हाइक है वो जल्द ही होने वाला है। इनफैक्ट इसमें पहला प्राइस हाइक 9 तारीख को हो चुका है और अगला प्राइस हाइक 16 दिसंबर को होने वाला है। तो अगर आप लोग लेने की सोच रहे हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो जल्दी से कीजिए, बिकॉज 16 दिसंबर को जो प्राइस है वो सीधा 2000 रुपये से बढ़ जाएगा और कॉम्बो में ये वाला प्राइस सीधा 3000 रुपये से बढ़ने वाला है। तो अपने फैसले को जल्दी से लीजिए सो दैट आप लोग यहाँ पे अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू कर सकें। रिमेंबर, जब भी आप कोर्स परचेज करते हैं आपको अनी यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करना है, जिसके फायदे यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसमें आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन आपकी होगी जहां पर जाके आप अपनी डाउट्स को पूछ सकते हैं और अपने बाकी कैंडिडेट्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। आप देख सकते हैं इसमें आपके लिए डेडिकेटेड बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे 2022 के बच्चों के लिए, 2023 के बच्चों के लिए। और इस साल का रिजल्ट आने के बाद आई थिंक ये काफी सुनिश्चित हो चुका है कि अनअकैडमी का रिजल्ट काफी अच्छा आता है। सो आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी को अनअकैडमी से शुरू डेफिनेटली कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा भी आपको ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसमें कि खास रूप से साइंस एंड टेक का कोर्स है जो कि आपके लिए शुरू किया जा रहा है, जो कि 15 दिसंबर से अवेलेबल करवाया जाएगा। अगेन याद करवा दूं, आपको यहां पे कोड यूज करना होगा अनी यूपीएससी, जिसके चलते आप 10% का स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हैं। दोस्तों ये सारे कोर्सेज काफी स्पेशल होते हैं बिकॉज यहां पर हम लोग एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ आपको पढ़ाई करवाते हैं। इसके साथ ही में इस रविवार के दिन कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना, यूजिंग द रेफरल कोड अनी यूपीएससी, जिसमें कि ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक के जो सवाल हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ऑल्सो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ऑल राइट, सो देखिए मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेट स्ट्रीम्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द टेम्परेट साइक्लोन्स एंड द इंडियन मॉनसून। आपके नीचे यहां पर परिभाषा दी हुई है और ये परिभाषा जाना माना आपका संस्थान है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी परिभाषा जेट स्ट्रीम्स को लेकर गोज एज फॉलोज। काफी मुश्किल है, आपके लिए पढ़ता हूं। A strong narrow current concentrated along a quasi-horizontal axis in the upper troposphere or in the stratosphere, characterized by strong vertical and lateral wind shear and featuring one or more velocity maxima, is called jet stream. अब आप खुद बताइए कि क्या आपको इस डेफिनेशन में कुछ भी समझ आया? एटलीस्ट मुझे सिर्फ 30 to 40% डेफिनेशन समझ आई कि इसकी लोकेशन कहां होती है। इसकी लोकेशन अपर ट्रोपोस्फेयर में होती है या फिर ऑलमोस्ट स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ये एंट्री ले जाता है, और कहीं ना कहीं
जिसके अंदर आपको बहुत हाई वेलोसिटी देखने को मिलती है, ऐसी विंड को, ऐसी करंट को हम लोग एक जेट स्ट्रीम का नाम दे सकते हैं। लेकिन ये परिभाषा आपको याद करनी काफी मुश्किल है, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं आपके लिए। लेट अस गो अहेड एंड सिंप्लीफाई दिस वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन। जेट स्ट्रीम्स आर स्ट्रॉन्ग, दे आर अपर ट्रोपोस्फेरिक फ्लो विच आर क्वासी हॉरिजॉन्टल इन नेचर। ये वाली आपको स्वीट सी शॉर्ट सी डेफिनेशन है जो कि याद करनी है। इन केस आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, आपको ये वाले ही 20 वर्ड्स लिखने हैं कि जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं। पहली बात, स्ट्रॉन्ग का मतलब कि इनकी जो वेलोसिटी है ये काफी ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, याद कीजिए एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में हमने क्या समझा था कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं। पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर मीजोस्फेयर होता है और फिर आपका थर्मोस्फेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में क्या आता है, ये वाली जो बाउंड्री होती है इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोपॉज। यानी कि जेट स्ट्रीम्स आपको कहां देखने को मिलती हैं, ये आपको अपर ट्रोपोस्फेयर के इलाके में देखने को मिलती हैं या फिर आपको ऑलमोस्ट ट्रोपोपॉज के इलाके में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है इनकी लोकेशन के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो है ये आपकी क्वासी हॉरिजॉन्टल इन नेचर होती हैं। क्वासी हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, यानी कि बिल्कुल सीधी नहीं होती, लेकिन ये क्वासी हॉरिजॉन्टल होती हैं। कुछ इस तरीके से आपको जेट स्ट्रीम्स का फ्लो देखने को मिलता है। ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट के आधार पर ही आगे जाके हम लोग चीजों को समझेंगे। तो 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये अपर ट्रोपोस्फेरिक होती हैं और ये क्वासी हॉरिजॉन्टल होती हैं। दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और द 3 पॉइंट्स इन द डेफिनेशन ऑफ जेट स्ट्रीम्स। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको डेफिनेशन के बाद याद करनी है कि ये असल में आती कहां से है। असल में काफी टाइम तक ज्योग्राफर्स इस चीज को लेकर समझ नहीं पा रहे थे कि जेट स्ट्रीम्स का ओरिजिन या फिर स्रोत कहां से होता है। लेकिन आफ्टर अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम्स ऑफ द अर्थ, इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि असल में इसका जो ओरिजिन है इट इज ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि आपको मालूम है कि धरती का जो सरफेस है वो कहीं पर टेम्परेचर अलग होता है, कहीं और पर टेम्परेचर अलग होता है, बिकॉज उसकी जो हीटिंग है कहीं और पर अलग हो रही है, कहीं और पर अलग हो रही है। बिकॉज ऑफ दिस कंट्रास्ट इन द टेम्परेचर यहां पर आपको जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। अगेन याद कीजिए, कंट्रास्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको जेट स्ट्रीम्स का फ्लो देखने को मिलेगा, उतनी ज्यादा आपको जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगी। तो ये इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आपको देखने को मिलती है। द हायर द डेल्टा द हायर द वेलोसिटी ऑफ द जेट स्ट्रीम्स। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको पॉइंट है जो कि यहां पर ध्यान रखना होगा। इसके बाद लिखा हुआ है दे फॉर्म एट द बाउंड्रीज ऑफ एडजेसेंट एयर मासेस विद सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो हमने एयर मास की बात करी थी इसके पिछले लेक्चर में। तो जहां पर आपके एयर मासेस ऐसे होंगे जिनके अंदर डिफरेंस इन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जेट स्ट्रीम्स देखने को मिल जाती हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में 1 या 2 पॉइंट्स और भी आते हैं। इनकी जो सर्कुलेशन की डायरेक्शन है, हम सब जानते हैं कि अर्थ की सर्कुलेशन की डायरेक्शन क्या है। अर्थ की दोस्तों सर्कुलेशन डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है। सिमिलरली अर्थ की सर्कुलेशन की डायरेक्शन से ही इन्फ्लुएंस होते हुए जो इनकी सर्कुलेशन है ये भी आपको वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिल जाती है। जनरली इनकी जो सर्कुलेशन होती है ये आपको लैटिट्यूड वाइज कहां देखने को मिलती है, ये पोल से स्टार्ट होती है और 20 डिग्री लैटिट्यूड्स तक आपको देखने को मिल जाती है इन बोथ दी हेमिस्फीयर्स। और इसीलिए इनको कभी कभार सरकम पोलर भी कहा जाता है, बिकॉज दीज मूव अराउंड द पोल्स इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। ये दोनों के दोनों गोलार्धों में आपकी पोल्स के पास देखने को मिलती है। मैं थोड़ी सी स्लाइड्स को स्किप कर रहा हूं, वापस आऊंगा इन स्लाइड्स पे। आप ये वाली फोटो को ध्यान से देखेंगे, ये देखिए आपके सामने ये बना हुआ है। नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, आगे जाके इनकी चर्चा करेंगे, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। और नंबर 2 आपका बना हुआ है पोलर जेट स्ट्रीम। अगर मान लीजिए ये आपके अर्थ का गोला है, मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूं, बहुत ही छोटा सा ये अर्थ का गोला आपके सामने है। तो यहां पर क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है ये पोल का पार्ट है। ये पोल के पार्ट के यहां पर आकर, यानी कि थोड़ा सा नीचे आकर आपको यहां पर इस तरीके से पूरे अर्थ को गोल गोल घूमती हुई आपको दिखती है पोलर जेट स्ट्रीम। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब याद कीजिए हमने चर्चा करी थी प्रेशर बेल्ट्स के चैप्टर में कि ये वाला जो आपका एरिया होता है, प्रेशर बेल्ट्स के चैप्टर में हमने डिस्कशन करी थी, आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए ये वाला जो आपका एरिया होता है, यहां पर क्या है, 2 अलग अलग तरह के एयर मासेस कन्वर्ज कर रहे हैं, है कि नहीं। और ये वाला जो एरिया है यहां पर भी आपका जो टेम्परेचर होता है वो काफी बदलता है। यहां पर टेम्परेचर काफी वार्म होता है, यहां पर टेम्परेचर काफी कोल्ड होता है। तो जहां जहां पर आपका सडन टेम्परेचर आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलता है, वहां वहां पर आपको जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम्स हैं जो कि आपकी परमानेंट जेट स्ट्रीम्स होती हैं,
हैं। परमानेंट का मतलब ये पूरा साल भर चलती रहती हैं। ये अलग बात है कि इनका जो एक्सटेंट है, इनकी जो वेलोसिटी है, ये साल में बदलती रहती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये पूरा साल भर धरती के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। और इनकी जो डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये बेसिकली वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपकी जाती हैं। क्लियर है बात? अब देखिए, कमिंग बैक, सो ये वाली जो आपकी जेट स्ट्रीम्स है, एक और चीज को समझिएगा कि अगर ये आपका धरती है तो ये इतनी ऊपर जाके घूमती हैं इस तरीके से। ये क्या था? ये धरती का सरफेस है, धरती के ऊपर इतना आए, अब ट्रोपोपॉज तक पहुंच गए, ट्रोपोपॉज के एरिया में ये घूम रही हैं इस तरीके से। ठीक है, इनकी विड्थ भी काफी होती है और इनकी डेप्थ भी काफी होती है, वो भी आपको समझाऊंगा मैं। ये देखिए, सर्कुलेशन का जो इनका पाथ होता है ये वेवी होता है और ये म्यांडरिंग होता है। म्यांडरिंग यानी कि जिस तरीके से आपका सांप चलता है ना, ये देखिए ऐसे जिस तरीके से आपका सांप चलता है, सांप आगे बढ़ता है म्यांडरिंग तरीके से, उस तरीके से इनका जो सर्कुलेशन का पाथ है ये भी म्यांडरिंग होता है। आपकी फिगर नंबर ए बेसिकली शो कर रही है कि एक ऐसी जेट स्ट्रीम जिसकी वेलोसिटी बहुत हाई है, जब वेलोसिटी बहुत हाई होगी तो इसके जो क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे ये छोटे छोटे बनेंगे, लेकिन जो फिगर नंबर सी है ये दिखाती है एक ऐसी जेट स्ट्रीम जिसमें वेलोसिटी काफी कम है। ठीक है, इसके जो क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे ये थोड़े से बड़े बड़े बनेंगे। इसको कभी कभार रॉस्बी वेव्स भी कहा जाता है। ये चीज आपको शायद कहीं देखने को मिलती है। इन केस आपको कहीं देखने को मिलती है तो आपको घबराना नहीं है। दीज आर समटाइम्स ऑल्सो रेफर टू एज द रॉस्बी वेव्स। और इनफैक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ एक इंडेक्स भी आता है कि रॉस्बी वेव्स का इंडेक्स क्या होता है। ये जो चीज है ये बहुत डेप्थ में ऑप्शनल में पढ़ाई जाती है, हमारे लिए उतनी रेलिवेंट नहीं है कि रॉस्बी वेव्स बस इनको कहा जाता है, इतना आप लोग यहां पर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए जेट स्ट्रीम्स की ही विशेषताओं की बात कर रहे हैं। जीएस में सवाल इतना ही आएगा कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनके क्या क्या इंपैक्ट होते हैं। आपको सारी बात यहां पे मैं दे दूंगा। एक्सटेंट ऑफ जेट स्ट्रीम्स नैरोज डाउन ड्यूरिंग समर सीजन बिकॉज ऑफ देयर नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग। दे में रेंज फ्रॉम 40 किलोमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 किलोमीटर इन डेप्थ। अब इसका मतलब क्या है, ये देखिए मैंने आपको समझाया था एयर मास क्या होता है। एयर मास इतना बड़ा एयर का टुकड़ा है। अब ये इसकी जो विड्थ है यानी कि इतनी विड्थ हो सकती है, 40 किलोमीटर की विड्थ हो सकती है और ये इस तरीके से मूव करती हैं। और इनकी डेप्थ यानी कि 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में ये घूम सकती हैं। इतना बड़ा एयर मास होता है, इतना बड़ा जेट स्ट्रीम होता है जिसकी टोटल की विड्थ 40 किलोमीटर और इनकी जो डेप्थ है ये 2 से 3 किलोमीटर की होगी और ये जाएंगी इस तरीके से अर्थ के इर्द गिर्द घूमती हुई आपको देखने को मिलती हैं। एवरेज विंड स्पीड काफी हाई होती है। विंटर में इनकी विंड स्पीड बहुत कम होती है। विंटर में जो इनकी मिनिमम आपको स्पीड देखने को मिलती है दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर और गर्मियों में इनकी जो मिनिमम स्पीड देखने को मिलती है दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। और ये वाली बात ही इसीलिए, क्योंकि इनकी विंड स्पीड इतनी ज्यादा है, इसीलिए ये आगे जाके काफी सारे क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमिना को इन्फ्लुएंस करने में एक बड़ी भूमिका भी निभाती हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी अलग अलग जो है टाइप्स क्या क्या होती हैं। देखिए अगेन जो मैं आपके सामने 2 टाइप्स की बात कर रहा हूं ये बेसिकली 2 मेजर जेट स्ट्रीम्स हैं। कई सारी माइनर जेट स्ट्रीम्स हैं। आपने इंडियन मॉनसून के कंटेक्स्ट में सुना होगा एक ईस्टर्ली जेट आती है। इनफैक्ट अफ्रीकन मॉनसून के कंटेक्स्ट में एक सोमाली जेट भी आती है, लेकिन हम उनकी बात यहां पे नहीं करने वाले हैं। हम लोग केवल 2 मेजर जेट स्ट्रीम्स की बात करने वाले हैं। एक आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है और दूसरी जिसको कि हम लोग पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम कहा जाता है या फिर कभी कभार इसको मिड लैटिट्यूड की जेट स्ट्रीम भी कहा जाता है। इसके जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये प्लीज आप लोग ध्यान रख लीजिए, STJS और इसको मैं बोलने वाला हूं PFJS। ये देख लीजिए, पॉइंट नंबर 1 आपका ऊपर है पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम और पॉइंट नंबर 2 आपका नीचे है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। समझ आई बात? इसका ये वाला मैप भी आप देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने आपको दिखाया था कि ये धरती है, धरती से ऊपर गए आप लोग, ट्रोपोपॉज में चले गए, ट्रोपोपॉज के एरिया में आपको देखने को मिलती है, धरती के इर्द गिर्द घूमती हुई आपको देखने को मिल जाती है। राइट सर, ये आपकी चीज है। ठीक है, तो ये ऊपर गए पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ये ऊपर आ गए आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का। नंबर 1 सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मूव इन द अपर ट्रोपोस, सभी जानते हैं, बिल्कुल बेसिक फैक्ट है, टू द नॉर्थ ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। ठीक है, जैसा इसका नाम है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, पहला पॉइंट कि ये अपर ट्रोपोस्फीयर में घूमेगा, ये तो हम जानते हैं। दूसरा पॉइंट इसका नाम है तो ये सब ट्रॉपिकल एरिया में ही घूमेगी। ठीक है, और ये सब ट्रॉपिकल एरिया कहां होता है, 30 से 35 डिग्री के लैटिट्यूड में देखने को मिलता है। इनकी सर्कुलेशन वेस्ट से ईस्ट होती है एंड इट इज मोर रेगुलर देन द पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। चलो ये बात भी हमने जान ली कि PFJS से भी ज्यादा रेगुलरली आपको STJS देखने को मिलती है। इट परसिस्ट थ्रू मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ ईयर, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये बेसिकली आपको इसलिए देखने को मिलती है जैसे जैसे आपकी धरती घूमती है वैसे वैसे आपकी जेट स्ट्रीम यहां पे जनरेट होती रहती है। ये देख लीजिए, आपका पॉइंट था ये वाला आपका एरिया है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का, जहां पर बिल्कुल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर आपको आना है, जिसके ऊपर आपको सब ट्रॉपिकल
वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम देखने को मिल जाती है। सिमिलरली पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम है, इतना ही जानना है। दे आर फॉर्म्ड अबव द कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस जोन कहां पर है? कन्वर्जेंस जोन आपका ये वाला है, ये देखिए ये भी कन्वर्ज कर रही है, ये भी कन्वर्ज कर रही है। ऑफ द सरफेस पोलर कोल्ड एयर मास and the tropical warm air mass, the thermal gradient is steepened because of the convergence of two contrasting air masses। ये लेकिन जो है ईस्टर्ली डायरेक्शन में मूव करती हैं। इट हैज अ मोर वेरिएबल पोजीशन दैन द सब ट्रॉपिकल जेट। इसकी जो पोजीशन है ये ज्यादा हिलती है, इसकी जो पोजीशन है ये ज्यादा हिलती है। इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए आपके सामने हमने ये देखा ना कि वेव्स होती हैं इस तरीके से। जो आपकी पोलर फ्रंट की जेट स्ट्रीम है ना, इसमें ज्यादा आपको इस तरीके से वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, लेकिन जो आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ये आपको मोटी मोटी कम एरिया में फैली हुई देखने को मिलती है। इसका एरिया कितना है? इसका केवल इतना एरिया है फैला हुआ, लेकिन इसका एरिया कितना है? इसका इतना बड़ा एरिया है जिसके अंदर ये फैली हुई है। तो ये इसमें जो वेरिएबिलिटी है आपको ज्यादा देखने को मिलती है इन द केस ऑफ पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। अगेन नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको छोड़ भी सकते हैं। सवाल आता है कि जेट स्ट्रीम्स का फायदा क्या है? हम लोग इनको समझते क्या है? हमने समझा कि ये अपर ट्रोपोस्फेरिक हैं, धरती के इर्द गिर्द वेस्ट टू ईस्ट घूमती हैं, काफी स्ट्रांग होती हैं। इनका फायदा क्या है? असल में क्या हुआ था, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि काफी लंबे टाइम तक जोग्राफर्स समझ नहीं पा रहे थे कि जेट स्ट्रीम्स का फायदा क्या है। अगर इनफैक्ट ये भी समझ नहीं पा रहे थे कि ये इतने सारे फिनोमिना कहां से हो रहे हैं। तब जाके उनको समझ आया कि अच्छा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। और इनफैक्ट इनको जेट स्ट्रीम्स भी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनकी जो वेलोसिटी है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। ये देखिए, दो जेट स्ट्रीम्स हैव नॉट बीन प्रॉपर्ली स्टडीड एज येट बट दे आर सपोज टू हैव इमेंस इन्फ्लुएंस ऑन द लोकल एंड द रीजनल वेदर। अभी तक भी इनका जो अध्ययन है वो कंप्लीटली पूरा नहीं हुआ है। जोग्राफर्स का और मेट्रोलॉजिस्ट का ये मानना है कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन्स एंड द जेट स्ट्रीम्स, की जितनी ज्यादा आपकी टेम्परेट साइक्लोन्स आती हैं वो कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम्स की वजह से ही आती हैं। मैं आपको समझाऊंगा टेम्परेट साइक्लोन्स के केस में जाके किस तरीके से यहां पर आपको जेट स्ट्रीम्स का फिनोमिना देखने को मिलता है। इनफैक्ट हम बात करते हैं साउथ एशिया के मानसून की, और इवन मैं बोल सकता हूं कि अगर हम बात करते हैं अफ्रीका के मानसून की, तो वहां का भी जो मानसून है इट इज लार्जली अफेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द जेट स्ट्रीम्स। हालांकि वो वाली जेट स्ट्रीम्स केवल कुछ टेम्पररी टाइम के लिए ही सामने आती हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। यह भी कहा गया है कि यूजुअली देयर आर सिवियर स्टॉर्म्स व्हेन जेट स्ट्रीम्स इंटरफेयर विद सरफेस विंड सिस्टम्स। जेट स्ट्रीम्स इनफैक्ट जो आपके बहुत ही मुश्किल फिनोमिना है ना, एल नीनो और ला नीना का, उन दोनों फिनोमिना को समझने के लिए भी जेट स्ट्रीम्स का काफी बड़ा योगदान है। हम बात करेंगे उनके बारे में, आगे जाके बात करेंगे। लेकिन हाँ, एल नीनो और ला नीना जो कि अपने आप में समझनी काफी मुश्किल थी, तब जोग्राफर्स को समझ आया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जेट स्ट्रीम्स, तब जाके ही एल नीनो और ला नीना को थोड़ा समझा जा सकता है। उनके कॉजेज को समझना आज भी ऑलमोस्ट नामुमकिन है, लेकिन उनके प्रोसेस और फिनोमिना को समझना थोड़ा इजी हो पाया थैंक्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जेट स्ट्रीम्स। इसके बाद जेट स्ट्रीम्स जो है ये कई बार एविएटर्स के द्वारा भी इस्तेमाल करी जाती हैं, यानी कि जो आपके प्लेन्स को उड़ाने वाले लोग होते हैं, इफ दे हैव टू फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द जेट स्ट्रीम्स। आप देख सकते हैं जेट स्ट्रीम्स आर यूज्ड बाय एविएटर्स इफ दे हैव टू फ्लाई इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो एंड अवॉइड देम व्हेन दे आर फ्लाइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बिकॉज अगर मान लीजिए आपकी जेट स्ट्रीम इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, और आप इस डायरेक्शन में जाके अपने एयरप्लेन को उड़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वाई? बिकॉज ये बहुत स्ट्रांग होती हैं। इसीलिए जेट स्ट्रीम्स की स्टडी एविएशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर मान लीजिए आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो जेट स्ट्रीम आपके लिए एक काफी बम्पी फ्लाइट कॉज कर सकती है, ठीक है। और ऑब्वियसली जेट स्ट्रीम का जो फ्लो है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है और वो काफी सडन मूवमेंट कर सकती है। इसीलिए जेट स्ट्रीम्स की स्टडी करना एविएशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इनफैक्ट कुछ और कॉन्सेप्ट भी सामने आते हैं, जैसे कि पोलर वोर्टेक्स की बात करते हैं। तो कुछ साल पहले की बात है, पोलर वोर्टेक्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका का, वैसे तो नॉर्मली आपका यहां तक देखने को मिलता है कनाडा में और कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए में, लेकिन एक बार क्या हुआ कि पोलर वोर्टेक्स इतना बढ़ चुका था कि ये अमेरिका के टेक्सास के शहर को जाकर भी छू चुका था। तो वहां पर जोग्राफर्स ने समझा कि कहीं ना कहीं शायद इसमें रोल जो है वो जेट स्ट्रीम्स का है, जिसकी वजह से आपको ये इतना नीचे तक भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगेन पोलर वोर्टेक्स भी आपका ऊपर ही घूम रहा था और जेट स्ट्रीम भी आपकी ऊपर ही घूम रही थी। कहीं ना कहीं जेट स्ट्रीम का जो मैंने आपको दिखाया कि वो क्योंकि इस तरीके से काम करती है, बहुत बड़े बड़ी स्पीड पे काम करती है, तो हो सकता है पोलर वोर्टेक्स को नीचे लाने में पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम की एक भूमिका हो सकती है। सो इस केसेस में अगर आप देखें, जेट स्ट्रीम्स काफी सारे वेदर फिनोमिना को डेफिनेटली इंपैक्ट करती है। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड इन ऑर्डर टू बी केपेबल टू राइट एन आंसर कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होती हैं और उनका इंपैक्ट क्या क्या होता है। आशा करता हूं कि आपको जेट स्ट्रीम्स का ये लेक्चर समझ आया होगा। इसी नोट पे आपसे लेता हूं विदा। अगले लेक्चर में आपसे होगी मुलाकात, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे फ्रंट्स के टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।